छोड़ दो। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, क्वांटम नंबर जिसको हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं, अभी वो समय चल रहा है जब इलेक्ट्रॉन वेव प्रूव हो गया, डी ब्रॉगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन वेव प्रूव हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो वेव है उसका वेवलेंथ भी हम लोग जान गए, h/p, h/mv, h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लास्ट क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े, वो भी जान गए कि एक समय में हम या मोमेंटम और पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई भी एक एट ए टाइम, है ना। अब क्वांटम नंबर इसीलिए बताया गया है क्योंकि बोर को पता चल गया कि मेरा थ्योरी तो फेल, तो भैया आप कुछ, अब हम इलेक्ट्रॉन एज ए वेव के बारे में तो कुछ बताएं। तो जो भी आप क्लास 9 और 10 में पढ़े सब क्या हो गया, फेल हो गया। वो आप 9 और 10 में इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन एज ए वेव पढ़ना है, और यही आपका केमिस्ट्री के लिए लाइफ रहेगा, जिंदगी भर आप यही यूज करना है आपको। आप जो पढ़े हैं उसको आप भूल जाने का है, अब इलेक्ट्रॉन एज ए वेव के लिए आपको पढ़ना है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ना है, उसके लिए अलग अलग तरीका पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो बोर जो मॉडल दिया था वो उसमें इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल था, ठीक है। जो न्यूक्लियर के तरफ क्या था, बोर जो मॉडल दिया था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल था, और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या था, nh/2π। और इसी से अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल पाए, क्या निकाले, 2πr = n लैम्डा। निकाले कि नहीं निकाले, बोलिए निकाले। 2πr क्या होता है, सर्कमफेरेंस, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था जो हमारे आपको करवाएं, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं चल जाएगा, मन किया तो उस ऑर्बिट नहीं, हर और इलेक्ट्रॉन को अगर किसी ऑर्बिट में घूमना है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो, ठीक है। साथ में हमको क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और ये एनर्जी हम लोग किससे निकालना सीखे, -13.6 Z²/n² eV। 1 eV होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हर जो भी ऑर्बिट में घूमेगा उसका एनर्जी हम लोग इससे निकालेंगे। n मतलब नंबर ऑफ सेल, और Z मतलब जो एटम का बात करें। जनरली हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे, बोर का मॉडल में हाइड्रोजन पे बात करते हैं, या फिर He+ पे बात करते हैं, Li2+ पे बात करते हैं, Be+3 पे बात करते हैं, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पे ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोर का मॉडल नहीं है, केवल सिंगल होना चाहिए। तो 4 में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे कि सिंगल हो जाएगा, 3। तो 3 निकाल दो, इसलिए Be+3 के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, क्या होता है पहले तो ये जानो। आइसो मतलब हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसिस। ये आएगा लिखने के लिए एग्जाम में 1 या 2 नंबर का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, सेम इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसिस। अब एक बात बताओ, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर है, ये जानकारी रखना है तभी पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको बता देते, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड सेल में जाता है, जिसका एनर्जी भी फिक्स्ड होता है अकॉर्डिंग टू बोर। हम लोग समझ गए, ऑर्बिट भी फिक्स्ड, एनर्जी भी फिक्स्ड, दोनों का निकालने का फॉर्मूला यहाँ बता दिया गया। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम सोडियम जिसके वैलेंस सेल में, अगर हम अभी तक जो जाने हैं इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये है। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव के लिए नहीं है। वेव में भी s, p, d, f ऑर्बिटल सब आ जाएगा। आज हम लोग सब सीख जाएंगे, आज हम लोग सब सीख जाएंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल और g ऑर्बिटल। नाउ डिस्कवरी अभी भी चल रहा है खोज, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो जिसके वैलेंस सेल में
1 2 3 आए, आंख बंद करके वो कह देंगे कि वो मेटल है, और उसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये जब डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तब Na+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 11 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन का बात करें तो फ्लोरीन क्या हो गया, 9। फ्लोरीन क्या हो गया, 9। फ्लोरीन का 9 हो गया तो भैया एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2 और 7। जिसके वैलेंस शेल में 5 6 7 हो, आंख बंद करके बोल दीजिए वो नॉन मेटल होगा, ठीक। और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो ये अपना 8 ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सब 9th क्लास बता रहे, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इसके बाद अभी 9 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब सर Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, F- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास सर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ये क्लास 10 ICSE बोर्ड में था, केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल में कहीं था, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब सर Mg के पास होता है 12, अगर 10 बनाना है तो कितना Mg कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। अब Mg2+ के बाद भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी आ गया इस ग्रुप में शामिल, हम क्योंकि Mg2+ के बाद क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है। Na+ के बाद क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। F- के साथ क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब हम 3 में बता चुके हैं। ये सब चीजों को क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, यानी ये सारे स्पेसिस सब क्या कहला रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आया, समझ में आया ना सबको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसका मतलब O2- भी क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वाला सेम क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद 8 होता है, 2 माइनस में 2 लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10, तो इस ग्रुप में शामिल हो गया। ये सब चारों क्या कहला रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहला रहा है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, तो ढूंढना होगा सबका इलेक्ट्रॉन देखना होगा अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज में पॉजिटिव होगा तो लूज कर दो, चार्ज में नेगेटिव होगा तो गेन कर लो, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का फंडा क्लियर हो गया सबको, ओके। नाउ अब क्या होगा, ये जानकारी रखना जरूरी था। हमको लग रहा था कि 10 में पढ़ाए, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर पता चला बहुत सीरियस भी है। अब देखिए इधर, बट डी ब्रॉगली साहब इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव प्रूव कर दिए। डी ब्रॉगली उन्हीं का अपना स्टूडेंट था, किनका, बोर का। साथ ही साथ उसी समय सब जब वेव प्रूव हो गया तो सब बोर के साथ क्या थे, वेव मैकेनिकल थ्योरी में लगा हुआ था। उसी समय एक नया साइंटिस्ट हेजनबर्ग आया और अपना एक प्रिंसिपल दिया, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब एरर, ठीक है। तो एरर का मतलब क्या होता है, एरर का फॉर्मूला बताया देना, एग्जैक्ट इनटू एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। तो अब हेजनबर्ग क्या बोले कि भैया एक कोई भी देखे पार्टिकल घूम रहा है तो एट अ टाइम आप उसका मोमेंटम और पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए वो फॉर्मूला दिए। फिर हम आपको उसको अपग्रेड करते गए और अलग अलग फॉर्मूला, एनर्जी के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में अलग अलग फॉर्मूला आपको दिए कि नहीं दिए। बेसिक फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। अब क्या हुआ, जब बोर का सारा मॉडल फेल हो गया तो बोर अब किस पे लग गया था, वेव मैकेनिकल थ्योरी पे। अब वेव मैकेनिकल थ्योरी को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। वेव मैकेनिकल थ्योरी को क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये थ्योरी या ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेव के बारे में बता रहे हैं ना, वेव मैकेनिकल थ्योरी किसके बारे में बताएगा, वेव के बारे में बताएगा। तो ये बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव है
तो भैया वेव बोलने से नहीं हो जाता है, वेव बोलने से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव बोलते ही एक बहुत मेजर साइंटिस्ट ने उन्हीं के ग्रुप में था, कौन, बोर के ग्रुप में। जैसे मान लो हम बोर है, मेरे पास 5-6 वो टीम है, उसी में से एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्क्रॉन्डिजर। क्या नाम था? एक फेमस साइंटिस्ट स्क्रॉन्डिजर। और इससे जेई एडवांस मेंस आपको केवल इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको हर एक और वाइटल में स्क्रॉन्डिजर का इक्वेशन लेकर आपको समझाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव बोलते ही दिमाग में क्या आया स्क्रॉन्डिजर साहब को? सुनिए, इन्होंने क्या किया, एक वेव का इक्वेशन ही बना दिया। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को वेव बोले, हमने बोले पूरा दुनिया, डी ब्रॉगली बोला इलेक्ट्रॉन को वेव, तो स्क्रॉन्डिजर साहब बोर की टीम में थे और उन्होंने एक क्या किया, वेव इक्वेशन सबके सामने रख दिया। और ये इक्वेशन ना एग्जाम में दुनिया में हर जगह एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, लेकिन खाली इक्वेशन ही पढ़ना आप लोग को। यही सबसे दुर्भाग्य क्वेश्चन जेईई मेंस में, एडवांस में इससे ज्यादा आता है, तो वो सारा हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं, पहले पूरा पढ़ लेंगे। लास्ट में स्क्रॉन्डिजर वेव इक्वेशन को लेते हुए 2s, 3s, 2p, 3p सबके लिए अलग अलग स्क्रॉन्डिजर वेव इक्वेशन का हम लोग, और ये मेरा अनअकैडमी वाला नोट्स में भी आपको दिख रहा होगा, ग्राफ है हम बनाए, उसमें है नोडल प्लान यानी सब आएगा, तो नॉलेज इस तरह से बढ़ेगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्क्रॉन्डिजर अब अपना वेव इक्वेशन दे रहे हैं। केवल हम इतना ही बोले इलेक्ट्रॉन वेव, उसी समय स्क्रॉन्डिजर आकर क्या बता दिए, एक वेव इक्वेशन, कि कोई अगर वेव है तो उस इक्वेशन को फॉलो करेगा भाई, कोई भी वेव हो, किसी भी तरह का वेव हो, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी तक आपको किसका इक्वेशन पता था? साउंड वेव का, लाइट वेव का, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल भी है, तो हम लोग इसको कैसा वेव बोलते हैं? मैटर वेव। पार्टिकल होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसा वेव बोलते हैं? मैटर वेव। क्या वेव बोलते हैं? मैटर वेव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी था और एक वेव भी था। पार्टिकल है मतलब भैया वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मास होगा, ठीक है ना, इसीलिए उसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। और अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन एज अ वेव के लिए वेव इक्वेशन नहीं दिया, लेकिन उसी के ग्रुप का एक आदमी क्या किया, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव सुनते ही वो वेव के इक्वेशन पे काम कर रहे थे। असली बात यह है कि स्क्रॉन्डिजर साहब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एज अ वेव हुआ, वो वेव के इक्वेशन पे काम करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि लाइट वेव, साउंड वेव का फिजिक्स में इक्वेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एज अ वेव अभी जस्ट प्रूव हुआ, इसका किसी के पास इक्वेशन नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मजाक में मत ले लीजिएगा। तो स्क्रॉन्डिजर वेव के इक्वेशन पे अपना नाम कमाने चल बैठे, अपना नाम कमाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव इक्वेशन देके अपना नाम कमाएंगे। उस विषय में वो चल गए कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव को हम एक वेव इक्वेशन देंगे, ठीक है ना। तो स्क्रॉन्डिजर साहब क्या बोले, पहले तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद वेव इक्वेशन पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन क्या वेव है? एक प्रोबेबिलिटी वेव। हम लोग क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है, बाद में ये वेव भी प्रूव हो गया। जो पार्टिकल है उसके बाद मास होगा, तो भैया इसलिए हम लोग मैटर वेव बोल रहे हैं। लेकिन स्क्रॉन्डिजर साहब क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का जो पॉसिबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है ना। प्रोबेबिलिटी वेव मतलब क्या हो गया कि वो कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन रखा।
इलेक्ट्रॉन कैसा वेव है? अकॉर्डिंग टू स्कॉन्डिजर इलेक्ट्रॉन कैसा वेव है? प्रोबेबिलिटी वेव है। प्रोबेबिलिटी वेव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? अब इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग होने का संभावना कहाँ है? मिलने का संभावना कहाँ है इलेक्ट्रॉन का? जब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव है तो इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग होने का संभावना कहाँ है? इसी में अभी आएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले आता है सेल। तो हमेशा ऐसे याद रखो, पेट का ऊपरी चमड़ी सेल है। पेट के अंदर 7 गो चमड़ी होता है, 7 लेयर, वो सब सेल है। उसके बाद जो हम लोग खाना खाते जहाँ जमा होता है वो है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल, ये जो बात बोले ना, ये सच बात है। जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है। इलेक्ट्रॉन का कहाँ इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना कहाँ है, इसके लिए ही वो स्कॉन्डिजर साहब अपना वेव इक्वेशन दिए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इसी के लिए उन्होंने इक्वेशन बनाया। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हम अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े नहीं है क्वांटम। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था तो हम लोग कहाँ बोलते थे? इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता था? ऑर्बिट में। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है, वो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना सबसे ज्यादा होगा। बंद कर दो, ठीक है? ये भी जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं। लेकिन इनको भनक हो गया था कि इलेक्ट्रॉन आसानी से तो मिलने वाला है नहीं, जैसे ही वेव हो गया, क्योंकि वेव है। और 3D में कहाँ मिलेगा, कहाँ, किसको क्या पता? 3D स्पेस में कहाँ मिलेगा, किसको कहाँ पता? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था तो बोल दिया ऑर्बिट में मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर में ऑर्बिट है, वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव हो गया तो वेव क्या होता है? 3D। अब 3D में इलेक्ट्रॉन कहाँ खोजने जाइएगा लाइट लेके? तो इसी के लिए वो इलेक्ट्रॉन को बताया पहले प्रोबेबिलिटी वेव। साथ में उन्होंने बताया कि देखो, इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का मेरे पास एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। उस इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब वेव हो गया, वेव मतलब 3D, 3 डायमेंशनल। अब कहाँ खोजिएगा 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन? तो हम आपको बता दें कि ऑर्बिटल एक आगे पढ़ेंगे। ऑर्बिटल वो जगह होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का मिलने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। तो इसी को अभी आपको बता दिया गया ना। अभी के समय जब चल रहा था उस समय तो किसी को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, एज अ वेव इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए ही उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए ही वो एक। और उन्होंने क्या बताया? प्रोबेबिलिटी वेव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोबेबिलिटी वेव है। हम लोग क्या मान रहे थे? मैटर वेव है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल हम लोग बचपन से देखते हुए आए, बाद में वो वेव हो गया, इसलिए हम लोग उसको मैटर वेव बोलते हैं। लेकिन स्कॉन्डिजर उसको प्रोबेबिलिटी वेव बोले और बोले कि इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का जो संभावना होगा, मिलने का जहाँ संभावना होगा, उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो उनका इक्वेशन किस पे डिपेंड था? स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन किस पे डिपेंड था? रटना नहीं है, किस पे डिपेंड था? टू फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फाइंडिंग पॉसिबिलिटी बोलो, प्रोबेबिलिटी बोलो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन किसके लिए जाना जाता है? तो स्कॉन्डिजर अपना वेव इक्वेशन बस इलेक्ट्रॉन को मिलने का, इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का कहाँ पर संभावना, बस यही बात बताने के लिए इलेक्ट्रॉन का वेव, स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन। स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना कहाँ सबसे ज्यादा है, ये बात बताएगा। क्योंकि वेव क्या होता है? 3D। अब 3D में तुम कहाँ खोजिएगा इलेक्ट्रॉन को? तो स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन जान लो, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है, वो आपको पता चलेगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग होने का संभावना के लिए ही उन्होंने एक अपना वेव इक्वेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन तुमको कहाँ मिलेगा, 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इसके लिए वो इक्वेशन दिया। तो क्या है स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन? क्या बताता है? टू फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा है, ये बताता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, ये बताता है स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन, क्योंकि वेव 3D होता है। ओके, आइए अब ये फॉर्मूला पक्का याद रख लीजिएगा, सबके में आएगा। डी स्क्वायर, अब सब लिखते जाइए, डी स्क्वायर 5/dx², डी स्क्वायर 5/dy² डी स्क्वायर 5/dz² प्लस 8π² m² e - v 5 = 0। और ये क्वेश्चन लिखने आता है, क्योंकि देखो YouTube में जाएगा, हम ऐसे बोल रहे हैं, ये कोई भी स्कूल हो ये क्वेश्चन लिखने आएगा। अब फाई क्या है सब बताएंगे, अभी पहले आप लिखो। इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन और स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा उसके लिए, इलेक्ट्रॉन को मिलने का संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है, उसके लिए स्क्रॉडिंजर साहब अपना वेव इक्वेशन दिए। तो प्लीज लिख लीजिएगा, स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन किसके लिए है, H प्लैंक कांस्टेंट। ये आएगा एग्जाम में, है ना, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखने। अब मेरा बात को आप सुनिएंगे, ध्यान दीजिए। सर लास्ट में क्या है, 8π² m²/h e - v 5 = 0। ठीक है, अब मेरे को बात सुनिए, पहले मैं बात सुनिए। dy/dx, ध्यान से सुनिए। dy/dx का मतलब क्या हो गया, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्लास 11 में भी पढ़ना है हम लोग को, क्लास 12 में भी पढ़ना है मैथ्स, क्योंकि हम पढ़ाते हैं मैथ, ये सबसे अच्छा बात है ना। अब इसका मतलब y क्यों हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो कोई एक क्वांटिटी में अगर चेंज आता है, उससे अगर कोई दूसरा क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, ये बात को पता करने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। कोई नहीं पढ़ाएगा, ओपन खुला बोलते हैं, खाली सब आएगा रटवा देगा। dy/dx को डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, dv/dt, और टाइम जो चेंज हो रहा है उससे आपका वेलोसिटी कितना चेंज आया, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। वहां भी डिफरेंशिएशन का यूज हुआ, समझ में आया। तो कोई एक क्वांटिटी में जो चेंज, अच्छा ये क्वांटिटी कौन होगा, तो आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना होगा, ये होता है डोमेन। जो इनपुट में आप जो चेंज कर रहे हैं उससे आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है, आउटपुट को बोलते हैं रेंज, इनपुट को बोलते हैं डोमेन। अभी हम नहीं पढ़ाए आप लोग को, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आउटपुट को बोलते हैं रेंज, सब बताया। ठीक है। इनपुट में अगर कोई चेंज आ रहा है, उससे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, आउटपुट को ही बोलते हैं रेंज। उसी को बोलते हैं कि भैया एक क्वांटिटी में आपका चेंज आ रहा है, उससे दूसरा क्वांटिटी में कितना चेंज है। आप नल से पानी भरते हैं, नल का स्पीड ज्यादा करिए पानी जल्दी भर जाएगा, नल का स्पीड कम करिए पानी बाल्टी में पानी लेट से भरेगा। टाइम तो चेंज हो रहा है, तो एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, उससे आप दूसरा क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है। अगर आप नल का पानी कम ड्रॉप कम रहेगा, धीरे धीरे होगा, तो नल का जो बाल्टी जो है लेट से भरेगा, पानी का ड्रॉप ज्यादा कर लीजिए जल्दी भरेगा। तो टाइम ज्यादा लगेगा कब, जब दूसरा क्वांटिटी लेट से भर रहा है। तो कोई भी एक क्वांटिटी में जो चेंज आता है, उससे दूसरा क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, यही इसीलिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। और ये y जो होता है ना, y ये फंक्शन होता है, याद रखिएगा। y को क्या बोलते हैं, तो भैया कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये x होता है डोमेन। तो डोमेन में क्या चेंज आ रहा है, उससे y में कितना चेंज आ रहा है, y को ही बोलते हैं फंक्शन। रेंज को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन। रेंज को क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो डोमेन में जो चेंज आ रहा है उससे y में कितना चेंज है, तो ये y क्या है, फंक्शन।
ये y क्या है? फंक्शन। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन समझ में आए। अब आप देखो इधर इसका स्क्वायर कर दो, तो जब a यहाँ d के पावर 1 था तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, FOD बोलते हैं। अब जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी के पावर 2 आ गया ना, दिस इज कॉल्ड SOD, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तब क्लास 12 में पढ़ना है। तो तुम देखो ये y तो फंक्शन है, इसी से तुम कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो। ये y स्क्वायर हुआ है, याद रखना। पहले y अकेला था, तुम स्क्वायर किया तो y भी स्क्वायर हुआ होगा ना, d भी, लेकिन फंक्शन का स्क्वायर भी क्या होगा? फंक्शन ही कहलाए। इसीलिए हम लोग वहां रिप्रेजेंट y से ही करते हैं, लेकिन वो y स्क्वायर है। ओके, तो इसी तरह अब इस चीज को तुम उससे को रिलेट करो। कोई नहीं बता पाएगा, जो भी केमिस्ट्री पढ़ाता है वो बायो स्टूडेंट होता है, उसका मैथ नहीं होता है। और आपके सामने ऐसा है जो हम मैथ पढ़ाते हैं, आपको कोई चीज रटने नहीं देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर को रिलेट करिए। ये y क्या था? फंक्शन, यानी ये क्या है? एक फंक्शन है। ये फाई नहीं है, फाई स्क्वायर है। वो y आपको दिख रहा है लेकिन y नहीं है। जितना डिग्री है उतना, जितना ऑर्डर है उतना उतना का वो भी है, यानी y स्क्वायर है। उसी तरह ये फाई क्या है? फाई स्क्वायर है। और ये क्या है? एक फंक्शन है। ये कब आया? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी में, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना, कहाँ इलेक्ट्रॉन का होगा, तो उसको निकालने के समय में आया। इलेक्ट्रॉन को मिलने का संभावना कहाँ होगा? 3D में, वेव में। वेव क्या होता है? 3D वेव जो होता है वो कैसा स्पेस? 3D स्पेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मिलने का संभावना कहाँ है, इसके लिए ये फाई आया। यानी फाई क्या है? कैसा फंक्शन है? वेव फंक्शन है। फाई स्क्वायर कैसा फंक्शन है? फंक्शन ही तो पता चल गया, ये वेव फंक्शन है। समझ में आया? अब इसका सिग्निफिकेंस लिखने आता है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाई स्क्वायर। अच्छा स्कूल में ये आएगा क्वेश्चन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाई स्क्वायर। फाई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉन्टिजर वेव इक्वेशन में? तो ये फाई क्यों आया है? ये फंक्शन क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन को मिलने का संभावना कहाँ है, उसके लिए ये फाई आया है ना जी। तो फाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मतलब इस इक्वेशन में जो फाई आया है, फाई नहीं आया, फाई स्क्वायर आया। देखो ऑर्डर कितना है? 2 का, तो फाई स्क्वायर है। तो फाई का मतलब वेव, कैसा फंक्शन? वेव फंक्शन। तो फाई स्क्वायर क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि वो मेरा मेन फंक्शन, वो मेरा आउटपुट है। अरे बताए थे ना, ये फंक्शन है। फंक्शन किसको बोलते हैं? रेंज को बोलते हैं, आउटपुट को बोलते हैं। आप एक्स में चेंज कर रहे हो तो मेरा फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, वेव फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, इसी को बता कर निकालेंगे। अब वेव फंक्शन तब क्या होगा? ये पूरा इक्वेशन किसके लिए आया भाई? हर जगह देखो फाई फाई फाई, ये क्यों आया है? यही तो है इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना कहाँ ज्यादा है उसके लिए को बताएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा यही तो बताएगा फाई स्क्वायर। हाँ या ना बोलिए? तो फाई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जिसमें कहाँ ज्यादा है। 3D में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, उसको ही लिए ये फंक्शन आया। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फाई आउटपुट है ना आपका, एक्स क्या है? इनपुट है ना आपका। अब आउटपुट क्या निकालना चाह रहे थे? ये क्वेश्चन का आउटपुट क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फाई क्या है? वही तो फाई आउटपुट है आपका। तो फाई क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ने बताएगा। ये क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए, IMP है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाई स्क्वायर। सुनिए आप ध्यान से, अब कॉपी किताब लिख के बंद करिए, आप ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन वेव आया तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोर्ड के साथ मिलके वेव मैकेनिकल मॉडल पे लग गए। वेव मैकेनिकल मॉडल को क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं, उस पे लग गए। क्योंकि भैया वेव आए तो वेव के बारे में कुछ बताना होगा। उसी समय एक स्कॉन्टिजर साहब को पता था कि लाइट वेव, साउंड वेव सबका इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट लेटेस्ट वेव बना है, उसका इक्वेशन नहीं होगा। वो अपना इक्वेशन में क्या बताने का कोशिश किया पूरी दुनिया को। उन्होंने अपना इक्वेशन में
ये बताने की कोशिश किया कि वेव है भैया 3D स्पेस है। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है 3D में, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? 3D में घूम रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यही डायमेंशन होगा ना उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा स्पेस में। तो स्पेस क्या होता है? वेव क्या होता है? 3D होता है। वेव क्या होता है? कोई भी अगर नहीं पता है किसी को तो वेव 3D होता है, थर्ड डायमेंशन होता है। उसके बाद एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस भी होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एक्स वाई जेड एक्सिस में होगा कहीं ना कहीं। आप कहां खोजते जाइएगा, इलेक्ट्रॉन को मिलने का संभावना बहुत टफ है। तो इलेक्ट्रॉन को मिलने का संभावना को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए उन्होंने अपना एक वेव इक्वेशन दिया जिसमें बताया कि साई फाई स्क्वायर, किस लिए? फाई स्क्वायर एक फंक्शन है जो क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का मिलने की संभावना कहां ज्यादा होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको एक्स एक्सिस मिल जाएगा, वाई एक्सिस मिल जाएगा, जेड एक्सिस मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी आपको 3 वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है क्योंकि वेव 3D है। गेट खोल दे भाई, बड़ी गर्मी लगेगा। सब आ गया? आ गया? ठीक, बैठे रहो बैठो, लो कुर्सी लो, दे टेबल दे लो बाहर है सर। बैठो, 5-10 मिनट में छोड़ते हैं। तो देखिए इधर इलेक्ट्रॉन को जब इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आफ्टर सॉल्विंग स्कॉन्डिजर इक्वेशन वी फाइंड 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। ये 3 वेरिएबल आपको क्या देगा? ये 3, आप उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये 3 वेरिएबल आपको 3 को क्वांटम नंबर देगा, याद रखिएगा, ये 3 क्वांटम नंबर देता है। तो स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को 3D में, स्पेस में, 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना कहाँ है उसको वो अपना इक्वेशन में बताता है। कैसे बताता है? अपना वेरिएबल से, क्योंकि वेव 3D है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, उसके बाद 3 वेरिएबल है और हर एक वेरिएबल क्या बताएगा? एक क्वांटम नंबर। तो स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो मिला और ये 3 वेरिएबल से आपको क्या मिला? 3 क्वांटम नंबर मिला। ठीक है, इससे पूरा दुनिया में अब इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग करने का प्रोबेबिलिटी 3D में क्या हो गया? एक नजरिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ होगा। हम लोग का एड्रेस तो मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ होगा 3D में? तो तुम 3 वेरिएबल निकाल लो, स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन है, तुम 3 वेरिएबल निकालो, तुमको क्या होगा? 3 क्वांटम नंबर मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा। यानी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है इनका वेव इक्वेशन से। समझ में आया कि नहीं यहाँ? और यहीं से स्टार्ट हुआ बर्थ ऑफ क्वांटम नंबर, यहीं से स्टार्ट हुआ बर्थ ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का जन्म आफ्टर सॉल्विंग स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन। ओके, अब हम आपको बता दें 3 क्वांटम नंबर कौन कौन है। पहला क्वांटम नंबर एक्स से जो मिला वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वाई से जो मिला उसको एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं और जेड से जो मिला उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंगुलर अभी सब अगला क्लास में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताता है? सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जेड क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसी को अगर आपको एड्रेस बताना होगा, मान लो हमको इसका घर जाना है, ये हमको एड्रेस कैसे बताएगा? क्या बताएगा? मेरा घर का नाम, घर का एड्रेस, मेरा नाम, फिर क्या बताएगा? घर का लोकेशन में हमको किधर जाना है, एग्रीको का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो बताएगा। वाई एक्सिस में जाओ, जेड एक्सिस में जाओ, एक्सिस में जाओ। उसके बाद क्या बताएगा? नियर में कौन है, तब आप एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे।
खाली आप बोल रहे हैं एग्रीको में मेरा घर है तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन एग्रीको हो गया वेव 3D है, कहाँ खोजेगा उसको? तो उसको 3 चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए वो 3 वेरिएबल मिल जाता है इससे। और एक और क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्वांटिजर का वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन से पता चलता है। इलेक्ट्रॉन जो सेल में घूमता है ना, उसको ओरिएंटेशन से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। उससे चौथा क्वांटम नंबर पता चला ओरिएंटेशन से। और यही चारों क्वांटम नंबर अगला क्लास में पढ़ेंगे और यही निकालने आएगा एग्जाम में। समझ में आया? तो बर्थ ऑफ क्वांटम नंबर समझ गए कि नहीं समझ गए? बस अब अगला क्लास क्वांटम नंबर। लेकिन